लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का यूनिट्स हमने देखे और कुछ एग्जांपल हमने देखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स हमने पढ़े हैं और इनके एग्जांपल को हमने जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो आज हम आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो हम इतना पढ़ते आ रहे हैं तो उसकी असल में इम्पोर्टेंस क्या है हमारी रिएक्शंस में। तो हम उसको जो है वो इसकी जो है वो मेन 2 इम्पोर्टेंस हैं। एक तो हमें ये बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है या रिवर्स डायरेक्शन है, और दूसरा ये हमें बताता है कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक पहुंच चुका है, इसमें जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी हद तक जो है वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये 2 बातें हमें जो है वो ये एक्सप्लेन करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इनको जो है वो बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये डायरेक्शन हमें रिएक्शन की बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 57, वो एट 700 केल्विन पे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 57। वो कौन से टेम्परेचर पे है? 700 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ पे केल्विन जो है वो टेम्परेचर का एक यूनिट है। तो इस टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 57, वो कैलकुलेट हो चुकी है। तो हमारे पास ये रिएक्शन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने रिएक्शन की डायरेक्शन को देखना है कि आया रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स रिएक्शन में। लैब में हम फॉर एग्ज़ाम्पल लैब में हम जो है वो ये रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन का और हम बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जब वो रिएक्शन अभी चल रहा है तो हम देखना चाह रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस चीज़ का पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इनको हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास जो रिएक्शन होगा जो चल रहा है, पहले तो हम उसको स्टॉप करेंगे। रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। फिर हमारे पास अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बीकर में इकट्ठे होते हैं। अब उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक यूज़ की जाती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को जो है वो सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाते हैं। हम इतनी जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ली है 0.10 मोल्स पर DM³। आयोडीन की हमने ली है, हाइड्रोजन आयोडाइड की हमने ले ली है। तो इन तीनों जो है वो चीज़ों की हमने कंसंट्रेशन ले ली है और यहाँ पे जो स्मॉल t है वो इस चीज़ को बता रहा है कि हमने इस टाइम पे इतनी स्पेसिफिक टाइम पे जो है ना इनकी कंसंट्रेशन ली है। क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यू है तो हम टाइम का हमें पता होना चाहिए कि हमने इस टाइम पे इनकी जो है वो कंसंट्रेशन ली है। अब हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई है। अब इस कंसंट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फार्मूला है उसके अंदर पुट करेंगे। अब यहाँ पे जो QC है, KC की जगह हमने QC इस वजह से हमने यहाँ पे इसको चेंज किया है क्योंकि हमने जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो पहले वैल्यू लिखी हुई है 57.0, तो इसके साथ हमने जो QC की वैल्यू है इसको कंपेयर करना होता है। तो हमने KC की जगह QC लिख दिया है। तो जब हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फार्मूले के अंदर पुट किया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 8.0 वैल्यू आई है। तो हम अब QC की वैल्यू और KC की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो KC की वैल्यू है वो है 57 और QC की वैल्यू है वो है 8। तो हमारे पास जो QC की वैल्यू है वो KC से कम है। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा मिलेगा कि KC से QC की वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, इससे हमें क्या पता चलेगा कि number of value of QC is less than KC, the reaction is not at equilibrium, it requires more concentration of product। ठीक है,
अच्छा, ये तो हमें पता चलता है कि क्यू सी की वैल्यू के सी से कम है, इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं है। अगर जो है वो क्यू सी की वैल्यू 57 होती, के सी के बराबर होती, तो तब हम कहते कि हाँ भाई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, क्योंकि जो 57 है ये इक्विलिब्रियम स्टेज की वैल्यू है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे वैल्यू 8 है जो कि कम है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका हमें कैसे पता चलता है, तो इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने जो है वो राइट साइड पे आपको दिखाया गया है कि जो नोमिनेटर लाइन के ऊपर जो वैल्यू मौजूद है 100 और लाइन के नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 40। अब यहाँ पे जो लाइन के ऊपर जो वैल्यू है वो है ज़्यादा और नीचे वाली वैल्यू कम है, तो हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 2.5। इन द सेम वे अगर हम इसको इस तरह करें कि लाइन के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम कम कर दें, 40 लिख दें, और नीचे वाली वैल्यू को हम 100 कर दें, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो आता है पॉइंट्स में आता है 0.4, जो 2.5 से कम है। तो ये हमारे पास रूल है, मैथमेटिकल मैथ का एक रूल है कि जब हमारे पास नोमिनेटर की जो वैल्यू होती है या लाइन के ऊपर जो वैल्यू होती है अगर वो ज़्यादा होती है नीचे वाली वैल्यू से, तो हमेशा हमारे पास जो आंसर आता है वो ज़्यादा होता है। और जो अगर हमारे पास जो नोमिनेटर वाली लाइन के ऊपर जो वैल्यू होती है अगर वो कम होती है और नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो, तो हमेशा आंसर पॉइंट्स में आता है, वो कभी ज़्यादा नहीं आता, पॉइंट्स में आंसर मिलता है हमें। तो इसको सामने रखते हुए हम देखेंगे कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फार्मूला है क्यू सी का, जिसमें हमारे पास जो लाइन के ऊपर जो प्रोडक्ट की वैल्यू हम लिखते हैं और नीचे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो ऊपर अगर हमारे पास नोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और नीचे जो है वैल्यू कम होगी, मीन रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारे पास क्यू सी का जो आंसर आएगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। तो जब हमारे पास जो लाइन के ऊपर वाली वैल्यू है मीन प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, और नीचे जो लाइन के वैल्यू है मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर होगा वो पॉइंट्स में आएगा और बहुत ही कम होगा। तो यही बात बोली गई है कि क्यू सी की वैल्यू अगर कम होगी क्यू के सी से, मीन हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमारे पास क्यू सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है यहाँ पे लाइन के ऊपर वाली वैल्यू, नोमिनेटर की वैल्यू वो ज़्यादा होगी और नीचे रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी, मीन लाइन के नीचे जो डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्यू सी है वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, तो तब हमारे पास इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास कम है। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की कम है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो होता है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाते हैं और रिएक्टेंट के मिकदार को बढ़ाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब क्यू सी की वैल्यू कम होगी
इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कम है और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की मिक़दार कम है और रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है, वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्शन हमारा जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह अगर QC की वैल्यू जो है वो KC से कम है, ज़्यादा है। कब ज़्यादा होती है? जब हमारे पास जो लाइन के ऊपर वाली जो नोमिनेटर की वैल्यू है वो प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे जो हमारे पास रिएक्टेंट की वैल्यू है वो कम होगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे। ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्स रिएक्शन है। तो ये वैल्यू हमें बता रही है कि द रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। क्योंकि हमारे पास जब प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है तो रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो जो है वो इक्विलिब्रियम जो उस वक्त होता है जब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू दोनों की सेम होती हैं, तब जाके तो ये इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हमारे पास जब प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है, रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वैल्यू को बराबर करने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करते हैं, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह जब QC की वैल्यू जो है वो KC से ज़्यादा होगी, मीन हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी, तो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करने की ट्राई करेंगे ताकि वो इक्विलिब्रियम पे जा सकें और वो रिएक्टेंट बनाएंगे। तो इसी तरह रिएक्शन जो है वो रिवर्स में जाएगा। तो इसी तरह जो है वो QC की वैल्यू जो है वो हमें बताती है कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह अगर QC की वैल्यू KC के बराबर है तो ज़ाहिर सी बात है, हमें पता चल जाएगा कि जो है वो हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। अब हमारे पास सेकंड जो है एक इम्पोर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये भी हमारा पिछले जो हमने पीछे पढ़ा है उससे बिल्कुल रिलेट करता है। कैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये है, इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्शन आर कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेज। अगर हमारे पास KC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, ये बिल्कुल सेम QC की तरह है जैसे हमने पीछे पढ़ा है, बिल्कुल सेम जो है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो है वो KC की वैल्यू जो है वो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। अब KC की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? अब KC का फार्मूला वही है जो हमने QC का पढ़ा है पीछे, क्यों KC का भी फार्मूला वही है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो लाइन के ऊपर जो नोमिनेटर में प्रोडक्ट होते हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब KC की वैल्यू कब ज़्यादा होगी। इसकी वैल्यू ज़्यादा तब होगी जब हमारे पास जो नोमिनेटर में प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, तब हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी KC। तो जब हमारे पास KC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना चुके हैं, मतलब ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हम एक्सटेंट बता सकते हैं रिएक्शन कहाँ तक पहुँच चुका है। और इसी तरह स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी KC की, तो हम जो है वो इससे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो नोमिनेटर में प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मिकदार, उनकी वैल्यू कम होगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट्स में। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कम होगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट कम है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट अभी इतना रिएक्ट नहीं कर रहे, प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब न्यूमेरिकल वैल्यू ना छोटी होगी ना बड़ी, तो ये हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे
ये हम जो है वो यहाँ पे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी और स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी नेदर स्मॉल और नाल, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज पे होंगे। तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्रोडक्ट जो है वो जिसमें ज़्यादा है। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि प्रोडक्ट की मिकदार यहाँ पे ज़्यादा है, मेन रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना चुके हैं। और जो हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू के सी की हमें ये बताती है कि जहाँ पे रिएक्टेंट कम है और जो है वो रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है, मतलब रिएक्टेंट अभी रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट वो जो है वो स्लोली बना रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू की के सी इज़ नैदर स्मॉल नार लार्ज, तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। ठीक है, आज यहाँ पे हमारे पास जो है वो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पे जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका वेल एक्सप्लेन्ड आंसर मिलेगा। तो